तेरे सीने में ना सही, मेरे सीने में सही, आग कहीं भी हो लेकिन आग जलनी चाहिए। दुष्यंत कुमार ने जब ये लाइन लिखी होगी तो शायद उन्होंने ये नहीं सोचा होगा कि एक अटल आएंगे, भारत को परमाणु संपन्न बना जाएंगे और कभी मोदी आएंगे, वो एक ऐसा हथियार बनवाएंगे जिससे पाकिस्तान के सारे परमाणु हथियार फुस हो जाएंगे। ये कहानी क्या है जिस बात पर पूरी दुनिया चर्चा कर रही है? भारत ने ऐसा कौन सा हथियार बना दिया है जिससे चीन के होश उड़े हुए हैं, उसके अखबार लिख रहे हैं कि यह ऐसा नहीं होना चाहिए था। इसी पूरे मसले पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रकाश ललित हैं। भैया बताइए कि यह मसला आखिर है क्या? हम लोगों ने क्या बना दिया ऐसा कि दुनिया की नींद उड़ गई? अभिषेक, भारत ने एक सबमरीन लॉन्च किया है। भारतीय नौसेना में सबमरीन लॉन्च हुआ है। आईएनएस अरिघात नाम है। भारत की ये दूसरी परमाणु संपन्न पनडुब्बी है। आपने जैसी बात कही कि भाई मतलब अटल बिहारी वाजपेयी ने जो है देश को न्यूक्लियर ताकत बनाया और नरेंद्र मोदी के समय एक ऐसा हथियार आया है जो वाकई में ये ऐसी चीज़ है अभिषेक कि उस पर ग्लोबल टाइम्स भी लिख रहा है। और आप यकीन करिए कि इस एक कदम से, हालांकि इसके और सारे कई चरण हैं जो फ्यूचर में होने हैं, इस एक कदम से पाकिस्तान के जितने न्यूक्लियर हथियार हैं उन सब का कोई मतलब नहीं है। वो सब समझो कि कूड़ा है, ठीक है। और दूसरी बात कि आप जब पावरफुल नेशंस की बात करते हैं, P5 नेशंस की, तो उनमें आप बात करते हो फ्रांस की, आप रूस की बात करते हो, चीन की बात करते हो, अमेरिका की बात करते हो, ब्रिटेन की बात करते हो। ये वो लोग हैं जिनको परमानेंट मेंबरशिप है और अभी तक इन्हीं देशों के पास जो है ये काबिलियत थी और इन्हीं के पास अभी तक परमाणु संपन्न पनडुब्बी थी। ये लोग खुद बनाते भी थे और खुद इस्तेमाल भी करते थे। अब भारत उन देशों से अलावा एक छठा देश भारत है जिसने खुद परमाणु संपन्न पनडुब्बी बनाई है। बनाई ही नहीं, अपनी नौसेना में शामिल भी कर लिया। अब ऐसा भी करने वाला तीसरा देश है भारत, जिसको न्यूक्लियर ट्राइड कहते हैं। दर्शकों को बता देते हैं, न्यूक्लियर ट्राइड ये होता है अभिषेक कि आप जमीन से, आसमान से और जल से कहीं से भी न्यूक्लियर हमला करने की क्षमता जब हासिल कर लेते हैं, परमाणु हमला करने की क्षमता हासिल कर लेते हैं, इसी को न्यूक्लियर ट्राइड कहते हैं। वॉर के सिचुएशन में, युद्ध की स्थिति में कोई नहीं चाहता युद्ध हो। हमारी तो पॉलिसी है पहले से, हमेशा से, जब से हम परमाणु संपन्न हुए, हमारी पॉलिसी है नो फर्स्ट यूज। मतलब भारत की जो परमाणु क्षमता है वो भारत की प्रतिरोध के लिए है, प्रतिरोधी क्षमता के लिए है कि अगर हम पर कभी कुछ होता है तो हम जवाब देंगे। नो फर्स्ट यूज। जबकि पाकिस्तान आपको पता है कि हमेशा आपको धमकी देता रहता है। नहीं, तो हम लोग जो 3 तरीके से आप बता रहे हैं कि हमला कर सकते हैं, ये भी मुझे लगता है दर्शकों को बता ही देना चाहिए कि अपने पास हवा में मारने के लिए अग्नि 5 और तमाम मिसाइलें हैं, अग्नि सीरीज की। पानी के लिए आपके पास ये अरिघात जो आप बता रहे हैं, अरिघात सीरीज की है। अरिहंत भी एक है जो पहले से मौजूद है, और एक जो राफेल हम लोग लाए हैं। हाँ, अग्नि 5 जो मिसाइल है वो तो पृथ्वी से हवा मारने के लिए सतह से सतह है, और ये जो हम लोग राफेल लेके आए थे, ये इसमें भी हम लोग परमाणु लोड कर सकते हैं। और अब अरिघात आ गया, तो पाकिस्तान को आखिर डर किस बात से है? उसके पास भी तमाम चीजें हैं। गाजी था जिसको हम लोगों ने 1971 में बताया था उसको कि चालें ऐसी कामयाब होती नहीं है। देखो, ये चीज महत्वपूर्ण क्यों है, अरिघात की इतनी बात क्यों हो रही है? आप जैसे कह रहे हो कि राफेल है आपके पास, हमारे पास अगर एयर पावर की बात करोगे, राफेल है, सुखोई है, इसके अलावा मिराज है। अगर हमने मिग 29 का अपग्रेडेशन जो भारतीय वायुसेना करना चाह रही है, अगर वो हमने कर लिया अपग्रेड मिग 29 को, तो मिग 29 अपग्रेड होते हुए हम उससे भी परमाणु हमला कर सकते हैं। मतलब देश की वायुसेना के पास 4-4 फाइटर जेट ऐसे होंगे जिससे आप न्यूक्लियर अटैक कर सकते हो। तो ये आप कहते हो कि जी हवा से परमाणु हमला कर सकते हो। जो आप बैलिस्टिक मिसाइल्स की अग्नि सीरीज की बात आप कर रहे हो, वो बैलिस्टिक मिसाइल, और जिसकी अग्नि 5, अग्नि 6 जो है, उनकी रेंज हम बताते हैं 5000, 10,000 बताते हैं। रेंज कितनी है ये कभी भारत सरकार ने खुलासा नहीं किया है। और दुनिया के कुछ रिपोर्ट्स ऐसी बताते हैं कि वो कहते हैं जी कॉन्टिनेंटल मिसाइल जिसको कहते हैं, SLBM कहते हैं, कि मतलब दुनिया का कोई कोना नहीं बचा अभिषेक। तो वो जमीन का इस्तेमाल, और न्यूक्लियर ट्राइड आप अरिघात से कैसे हो? और अरिघात महत्वपूर्ण कैसे? जो गाजी की आप बात कर रहे हो, आमतौर पे सबमरीन 2 तरह के हैं, बहुत ऐसे समझिएगा। तो एक तो वो जो डीजल इंजन से चल रहे हैं, तो डीजल इंजन से इलेक्ट्रिसिटी बनेगी और नीचे सबमरीन चलेगी, तो वो चलती है मतलब पानी के नीचे,
महीनों भर रह सकती है, लेकिन उसके बाद उसको ऊपर आना होगा फ्यूल के लिए, अपने डॉक पे वापस जाना पड़ेगा। यानी जब डीजल इंजन न्यूक्लियर वो सबमरीन की आप बात करते हो तो उसकी टेन्योर कितना है, 2-2.5 महीने। आप किसी जगह मान लो सर्विलांस के लिए लगा रहे हो, सूचना एकत्रित करने के लिए लगा रहे हो, या किसी चीज़ की देखरेख के लिए लगा रहे हो, या कहीं जाके सूचना एकत्रित करने के लिए लगा रहे हो। अगर आपने भारतीय नेवी अगर ये चाहे कि साउथ चाइना सी में कोई पुराना वाला सबमरीन जो रशिया से खरीद के भेजा है भेज दें, तो 2 महीना बाद वापस आना पड़ेगा उसको, ठीक है। लेकिन परमाणु पनडुब्बी के साथ क्या है अभिषेक, जो अभी हमने अरिघात क्लास की बनाई है, उनमें है अभिषेक कि वो कई सालों तक, कोई टेन्योर नहीं है उनका, वो कई सालों तक नीचे रह सकती है। उसको जमीन मतलब जल की सतह पर आना इसलिए पड़ता है राशन जुटाने के लिए, ठीक है, उसको राशन के लिए वापस आना पड़ता है। दूसरा जो आप गाजीबाजी कह रहे हो, आप ये समझ लो कि कराची बंदरगाह पे जाके अरिघात बैठा रहेगा, किसी को होश नहीं लगेगा। हाँ, एक बात ये जो हम लोग कर रहे हैं शुरू से, मुझे लगता है ये बात बता देनी चाहिए कि पाकिस्तान के परमाणु हथियार आखिर फुस कैसे होंगे। मान लीजिए अगर पाकिस्तान हमला करता है, परमाणु हमला, क्योंकि उसकी नीति तो शुरू से कैसी है पता है दुनिया को, तो वो जब परमाणु हमला करेगा तो भारत के जो ठिकाने होंगे, जो उसके पास लोकेशन होंगे, वो इलाके तबाह होंगे। अब ये तो पानी के अंदर है, और आप जैसा कह रहे हैं कि 1 साल तक 2 साल तक बाहर नहीं आएगा, तो फिर ये जो वापस अटैक करेगा उससे क्या बच पाएगा पाकिस्तान? पनडुब्बी का इस्तेमाल नौसेना 2 काम के लिए करती है। जो स्कॉर्पियन क्लास की पनडुब्बी है हमारे पास, उनका इस्तेमाल वॉर कभी होता है तो उनका इस्तेमाल होगा जो चीन हो, या फिर अगर पाकिस्तान की नेवी के जो बड़े वॉरशिप्स हैं उनको डुबेने के लिए, जो बड़े युद्धपोत होंगे, चीन के 2-2 3-3 युद्धपोत हैं, बड़े विमान वाहक के युद्धपोत जिनको कहते हैं, उनको डुबोने के लिए स्कॉर्पियन क्लास का इस्तेमाल होगा। अगर मान लीजिए हम पर चीन कोई बड़ा न्यूक्लियर अटैक करता, हमारे बड़े शहरों को निशाना बनाता है, हमारे बहुत सारे एयरफोर्स के जो हवाई पट्टियां हैं उनको ख़राब कर देगा, बहुत सारे आपको मान लो कि न्यूक्लियर साइट्स जो हैं वो ख़राब कर देगा, तो आपकी जो अरिघात है ना, वो साउथ चाइना से बैठ के पूरे बीजिंग और यूनान प्रांत को ख़त्म कर सकता है, वो अपनी बैलिस्टिक मिसाइल से, ठीक है। हमारे पास उसमें K-15 लगा हुआ है, जो एक साथ 4 मिसाइल्स हम उस सेल से फायर कर सकते हैं। उनकी रेंज 1500 बता रही है भारतीय सरकार, जानने वाले जानकार ये बताते हैं कि उसकी रेंज 3500 से ज़्यादा है। इसके अलावा उसमें K4 मिसाइल्स हैं, जो पहले से हम अरिहंत चला रहे हैं, वो भी परमाणु संयंत्र पनडुब्बी है। अब उसमें क्या है कि रिएक्टर लगा रहता है, वो इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, जो ऊर्जा चाहिए वो नीचे पूरा होता रहता है, तो उसको ऊपर आने की ज़रूरत नहीं होती है। फ्यूल अपने आप नीचे वो जनरेट करते रहते हैं जो ज़रूरत की ऊर्जा है। अब अरिहंत वहाँ लगा दोगे आप, तो उसके पास K4 है, रेंज 750 आप बताते हो, 750, लेकिन दुनिया का मानना है कि वो 1000 किलोमीटर से ज़्यादा का रेंज है K4 का। तो ये न्यूक्लियर ट्राइड होने का मतलब ये कह रहा हूँ अभिषेक कि जब आसमान या ज़मीन से आप पर हमले हो रहे होंगे, आपकी ज़रूरी जगहों पर, दिल्ली राजधानी में, बड़े शहरों पर, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर, तो उन पर जब अटैक हो रहे होंगे तो आपके पास डिफेंस सिस्टम है, वो बचा लेगा। लेकिन पाकिस्तान को तबाह करने के लिए अगर आपने दोनों के दोनों परमाणु पनडुब्बी कराची के आसपास वो सेट कर दिया, तो पूरा पाकिस्तान खत्म हो जाएगा केवल आपके 2 पनडुब्बियों से, अगर हमने उनको ये काम दिया बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ने का तो। लेकिन सवाल एक जो सबसे बड़ा है कि अगर अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने कार्यकाल में, इसका जवाब दर्शक मुझे लगता है कमेंट में खुद देंगे, कि अगर अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने कार्यकाल में भारत को परमाणु संपन्न बना ही दिया था, तो उसके बाद मुझे 24 साल हिंदुस्तान को क्यों लग गए? क्या बीच की सरकार ने कोई काम ही नहीं किया इस मामले में? ये मतलब सवाल है जो उठने चाहिए। काम तो क्या कहते हो, थॉट प्रोसेस की बात होती है कि आप कैसे सोचते हो, चीज़ों को कैसे देखते हो। खरीदने को आप जूता खरीद रहे थे, मिलिट्री बूट दुनिया के देशों से खरीद रहे थे, अब आप फाइटर जेट बना रहे हो। जो देश सालों से 90s के ज़माने से हम लोग मिसाइल कैपेबिलिटी हमने हासिल कर ली थी, लेकिन आपसे फाइटर जेट तैयार नहीं हुआ। तो जो नहीं हुआ उस पर तो क्या ही बात कर सकते हो, वो अपने आप बता देता है कि कौन सी सरकार की क्या प्राथमिकता रही होगी। आज दुनिया को हथियार बेच रहे हो, ये बड़ी बात है ना कि आपने न्यूक्लियर बेस, और सबसे बड़ी बात जो अरिघात आपने अभी अभी इंक्लूड किया है नौसेना में, उसकी अच्छी बात यह है कि उसमें मेजर इंस्टॉलेशंस जो पनडुब्बी के अंदर हैं, मेजर मशीनरी जो है
वो भारतीय साइंटिस्ट ने बनाया है, वो डीआरडीओ ने बनाया है। और बाकी उसमें 30 से 35% बाकी चीज़ें जो टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है, जो एक्सपर्टीज़ हमारे पास नहीं है, उसमें फ्रांस और रूस की मदद ली गई है। लेकिन मेजर चीज़ देखो, जो बड़ी चीज़ें युद्ध के समय में यही काम आता है कि आप बड़ी चीज आपने विदेश से खरीद ली और उस समय दिक्कत हुई तो विदेशी इंजीनियर आपको आ नहीं रहा, वो भेज नहीं रहे। लेकिन ये एक तरह से आप कह सकते हो पूर्णतः स्वदेशी टेक्नोलॉजी के तहत परमाणु पनडुब्बी, आप समझो ना, ग्लोबल टाइम्स को यह लिखना पड़ा है कि जो परमाणु शक्ति होती है उसका इस्तेमाल ब्लैकमेलिंग के नहीं होना चाहिए, जबकि चीन के पास परमाणु पनडुब्बी 16 से ज़्यादा है, हमारी ये महज दूसरी है। हम इसके अलावा 4 और अगले 2, 4, 5 साल में भारतीय नौसेना इंट्रोड्यूस करेगी। चीन की शुरुआत से ही चल रही है, देखते हैं आपकी अभी श्रीलंका में युद्धपोत खड़ा कर दिया था, वो अपने जासूसी जहाज तमाम मुल्कों में भेजते रहता है। लेकिन हम इन बातों पर नहीं जाएंगे। सबसे बड़ा मसला ये है कि जो हमारे दर्शक ये देख रहे हैं कि हमने अरिघात जो हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों ने बनाया, कम से कम आप राजनीति से हटकर वैज्ञानिकों को जरूर सैल्यूट करना चाहिए। आपको ये देखना चाहिए कि हिंदुस्तान अब किस मुकाम पर पहुंच गया है।